Hello friends, welcome. I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee, housing society members. It has very simple language articles, draft of applications, our all webinar videos, पहले के भी आज के भी सब एड अप हो जाएंगे और जैसे जैसे वक्त मिलेगा वी विल कीप ऑन एडिंग मोर कंटेंट टू द वेबसाइट. Today's topic is deceased's flat transfer, how by will, probate, release, gift deed and how to handle case disputes. मतलब मृतक का प्रॉपर्टी का वसीयत या उसका वसीयत का प्रोबेट कैसे करना है, उसका रिलीज डीड कर सकते हैं क्या, उसका गिफ्ट डीड कर सकते हैं क्या, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स ऐसे मौके पे जो यूजुअल होते रहते हैं. आज के हमारे स्पीकर जो हैं श्री महादेव पुराणिक, आपको याद होगा वो पहले भी आ चुके हैं, आपको अकाउंट्स और ऑडिट के ऊपर लेक्चर दे चुके हैं. Mahadev sir is an chartered accountant, retired as a CFO of Saint Govian Group, and now he pursues his interest in professional topics like society matters, will, inheritance of property, and likes to keep updated on commercial laws. Before we invite today's speaker, let me give you a brief on today's topic. Today we will be sharing our knowledge on will, probate, gift, release deed and various disputes that are specifically applicable to Hindu religion or community. Today आज हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू रिलीजन पे जो वसीयत, प्रोबेट, गिफ्ट, रिलीज डीड वगैरह एप्लीकेबल है, आज सिर्फ हम उसी संबंध में ही बात करेंगे. और बाकी जो दूसरे कम्युनिटी है जिनको विल, प्रॉपर्टी लॉज वगैरह एप्लीकेबल है, जैसे अदर रिलीजन्स, अदर कम्युनिटी, उसके बारे में हम और कभी ऑर्गेनाइज करेंगे वेबिनार. उनके रिलीजन में कैसे क्या होता है क्या नहीं है. एक्चुअली इफ यू कंसिडर, वी आर born to die. We do not live permanently. We do not know when we will die. हमें नहीं पता कि हम कब दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, अगर दूसरी दुनिया है तो. सो हम कब मरते हैं, हमारे पीछे क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए, उस संबंध में आज हम बात करेंगे. ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम, हमारे जीवन के कार्यकाल में आदत अनुसार हम पैसे जमा करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज जमा करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज जमा करते हैं. मूवेबल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया आपकी कार हो गई, स्टॉक्स हो गए, शेयर मार्केट के स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, आपके फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, आपके बैंक अकाउंट्स हो गए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो वो उसका गुडविल हो गया, वगैरह वगैरह. इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया आपका फ्लैट, आपका घर, आपका बंगलो, आपकी जमीन जायदाद, वो सब इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे आ जाती है. कभी कभी हमें प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज, मूवेबल प्रॉपर्टीज व इमूवेबल प्रॉपर्टीज वसीयत के माध्यम से मिलती है, अपने पापा से, अपने दादा से, अपने परदादा से, वगैरह वगैरह. कभी कभी गिफ्ट से आ जाती है. गिफ्ट कौन कर सकता है? परिवार वाला भी कर सकता है, आपके दोस्त भी कर सकते हैं, और आपका लोकल चाय वाला, पान वाला, दूध वाला, वो भी आपको गिफ्ट कर सकता है प्रॉपर्टी. उसमें कोई बंदिश नहीं है. आप डोनेशन के माध्यम से भी आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोर्ट की डिग्री के माध्यम से भी प्रॉपर्टी मिल सकती है, गवर्नमेंट के ग्रांट्स होते हैं उससे भी आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है. कई गवर्नमेंट के स्कीम होते हैं जिसमें गवर्नमेंट आपको प्रॉपर्टी अलॉट करती है. आप अगर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करोगे कि मैं खेडूत हूँ, फार्मर हूँ, मुझे जमीन अलॉट करो, मेरा परिवार बड़ा है, मैं करूंगा ये वो वगैरह वगैरह, कि गवर्नमेंट की कंडीशन सैंक्शन अलाउ हो जाता है, और कोई बड़ी बात नहीं, अलाउ हो भी जाता है. भारतवर्ष में जो 90% प्रॉपर्टी है, 80%, 90% जो प्रॉपर्टियां हैं, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है. ये सब गवर्नमेंट के अलॉटेड प्रॉपर्टीज हैं, और धीरे धीरे वो प्रॉपर्टीज कन्वर्ट हो जाती है, फ्री होल्ड कर दिया जाता है. अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो हम उसे फ्री होल्ड नहीं कह सकते, लेकिन अगर अपने खुद के नाम पे हो गया, टाइटल ओनरशिप आ गया वाया सम सॉर्ट ऑफ डीड और सम सॉर्ट ऑफ अलॉटमेंट लेटर और सम सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट और समथिंग, तो फिर वो फ्री होल्ड हो जाती है. साधारण तौर पे हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टीज हम बनाते हैं, मूवेबल, इमूवेबल, वो हमारे फैमिली के बीच में ही रहे या हमारे रिलेटिव्स के बीच में ही रहे,
और आप वो प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट को भी दे सकते हो, चैरिटेबल ट्रस्ट है, गवर्नमेंट ट्रस्ट है, एनजीओ को भी दे सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते हो, आप अपने चाय वाला और दूध वाले को भी दे सकते हो, पान वाले को भी दे सकते हो। सो आप वसीयत बनाते हो तो आप ये प्रॉपर्टी कर सकते हो, और अगर आप वसीयत नहीं भी बनाते हो तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग जो वसीयत बनाते हैं वो हाथ से भी लिख सकते हैं, वो टाइप भी कर सकते हैं, और किसी थर्ड पार्टी को भी बोल सकते हैं कि आप हमारे लिए ये वसीयत लिख दो। जैसे कोई अपंग टाइप का व्यक्ति है, उसका हाथ नहीं चल रहा है या उसका दिमाग थोड़ी बहुत नहीं चल रहा है, तो और किसी को कह सकते हो कि आप वसीयत कर दो, उसका अंगूठा लग जाएगा, उसका सिग्नेचर लग जाएगा, वगैरह वगैरह। आप अपनी वसीयत को रजिस्टर भी कर सकते हो और रजिस्टर नहीं भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कानून इतना ये बोलता है कि आपको अगर वसीयत बनाया है आपने, तो आपको दो विटनेस चाहिए, यानी साक्षीदार चाहिए, और उस सभी के प्रेजेंस में ये सब साइन करना होता है। आप ये कहोगे कि मैंने विल 15 फरवरी को बना दिया और 20 फरवरी को आके कोई साइन करेगा, तो वो गलत है। उस डेट को सब जन, तीनों जन साथ में वहां पे होना चाहिए। मिलिट्री, आर्मी, नेवी, बाहर के जो लोग हैं उनको विल बनाने का तरीका उनका टोटली अलग है। विल हम कितनी बार बना सकते हैं? हम विल हर महीने बना सकते हैं, हर हफ्ते बना सकते हैं, लेकिन जो आखिर के तारीख की जो विल होगी, वसीयत होगी, वही फाइनल समझा जाएगा। आप ये कहोगे कि मैंने फरवरी महीने में अपनी आधी प्रॉपर्टी की विल बना दी, मार्च महीने में आधी प्रॉपर्टी की विल बना दी, वगैरह वगैरह, तो वो इनवैलिड है। जो विल आपकी लास्ट तारीख की होगी वही विल आपकी फाइनल मानी जाती है। जैसे मैंने कहा आपको कि विल आप अपने परिवार वालों के लिए, दोस्तों के लिए, ट्रस्ट के लिए, किसी के नाम पे भी बना सकते हो, वो रिश्तेदार हो या ना हो, उसका कोई लीगल बंदिश नहीं है। विल बनाते हो जब, तो उसका, विल नहीं बनाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मरने बुराने के बाद में हमारी प्रॉपर्टी किसको जाती है नहीं जाती है हम लोग को नहीं पता। आपने विल नहीं भी बनाया हुआ है और आपके परिवार वाले क्लेम कर भी लेते हैं, तो भी आप ये भी ध्यान रहे कि नॉन परिवार वाले भी वो प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं, तो और तरीका है। लेकिन अगर आपने विल बनाया हुआ है या गिफ्ट बना दिया है, तो इट ऑफिशियली आप उसको, आप ये सोचिए कि विल के माध्यम से मिली हुई प्रॉपर्टी, प्रॉपर विल के माध्यम से मिली हुई प्रॉपर्टी, वो क्लियर टाइटल ओनरशिप का टाइटल देती है आपको, और वो अपने आप इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह में आप उसको दर्शा सकते हो, रिकॉर्ड करा सकते हो वगैरह। और फ्यूचर में कभी, जैसे मानो आपकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, तो आजकल जैसे प्रचलन चल रहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड्स हो रही, जिसको हम टिपिकली ईडी कहते हैं, इनकम टैक्स वाले की है या सीबीआई की है या पुलिस की है या और कोई गवर्नमेंट एजेंसीज की है। तो जब आपको विल आता है, प्रॉपर्टी आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा दिया, 20 साल के बाद में आप ये प्रूव कर पाओगे, आपका एक क्लीन रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ, ये प्रॉपर्टी मेरे को इस माध्यम से आई हुई थी और ये मैं पिछले 12 साल 20 साल से प्रॉपर्टी अपने इनकम टैक्स रिकॉर्ड में दिखाई जा रहा है। इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी दिखाने का मतलब ये भी होता है कि आप एक क्लीन रिकॉर्ड डेवलप कर रहे हो अपने खुद के लिए, आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो या पॉलिटिकल कैरियर के लिए हो। तो ये सब चीजें फ्यूचरिस्टिक चीज में देखते हुए ये करना जरूरी हो जाता है। आप ये भी ध्यान रखें कि कई बार परिवार प्रॉपर्टी को लेके टूट जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाता है, कई चीजें होती हैं। आपको ये भी बता दें कि 90% जो कोर्ट केसेस भारत में चल रहे हैं, दैट इज मोस्टली रिलेटेड टू प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। बाकी जो 10-12%, 15% जो बचे हुए हैं, वो क्रिमिनल केस का है या इसका है या उसका है, वो बहुत छोटे मात्रा में चलते हैं, वो जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी केसेस का आपने सुना होगा, 2 साल से लेकर 30 साल 40 साल तक एक एक केस चलते हैं, और उसका कंक्लूसिव डिसीजन आने के लिए आदमी गुजर भी जाता है। जिस परिवार में शांति नहीं है या झगड़े वगैरह होते रहते हैं, जनरेशन से डिस्प्यूट चल रही है, तो और जिनको काम करने की फितरत नहीं है, मेहनत करने की फितरत नहीं है, तो उनके लिए ये जो वसीयत से जो प्रॉपर्टी आती है, वो एक जैकपॉट के तरह हो जाती है, एक लॉटरी के तरह हो जाती है। कानूनन हम बोल सकते हैं कि हमारा हक है, लेकिन बगैर मेहनत, हमारे बाप दादों ने मेहनत किया, लेकिन हमने क्या मेहनत किया वो देखने वाली बात है। और मेरे बाप दादों की प्रॉपर्टी में अगर ऐश करूंगा तो मेरे बच्चे भी वैसे ही करने वाले हैं और तकलीफ जिंदगी में बढ़ती जाएगी। और कई चीजें हैं ये इस तरह की जो समझने वाली चीजें हैं, और इस सारी चीजों को समझने के लिए आई विल इनवाइट महादेव सर, our speaker, to share his knowledge
and many more points. Over to you, Mahadev sir. Yeah, yeah, Please take over and thank yes, you, sir. yeah. Good evening to all my friends, and thank you to Hemant sir to give me an opportunity. And I must say, Hemant sir has already covered many of the points which I want to speak. Friends, the objective of today's webinar from my side is to create awareness and knowledge sharing amongst maximum people to make a will for smooth bequeath of property created out of hard earned money, that is self acquired, to intended legal heirs or anyone else one wishes, without any hardship to them, as if life for them is as normal as usual. That is the objective behind it. Abhi, another point I want to express over here, whatever points I'm going to express over here are based on the interpretation of certain provisions of the law, and there could be different interpretations, and at various locations there could be different procedures being adopted. That is one point. And uh, this presentation is for Hindus, as Hemant sir has said. The Hindus include the Hindus, Sikhs, Sikh, Jains, and Buddhists. So these community is covered under this presentation. And next point is, as Hemant sir rightly said, that if anyone who wants to take any steps after this presentation, they must take the advice of their lawyers and take the steps. अभी इसमें दो चीजें हैं, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं. ये विल है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत चलता है. और किसी ने अगर विल बनाया नहीं है और वो आदमी अगर गुजर जाता है बिना वसीयत के, तो उसकी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत चलता है. तो दो अलग अलग कानून के हिसाब से चलता है. तो अब क्या होता है practical, I'll talk more on practical side. We always try to postpone making a will on the pretext मुझे कल क्या होने वाला है, आई एम स्टिल गोइंग टू लिव अ लॉट, कल देखूंगा, परसों देखूंगा, इस हिसाब से वो रह जाते हैं. और बाद में ये प्रॉब्लम होती है कि फैमिली के पास वेल्थ है लेकिन उनको इनकम नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी दिख रही है सामने लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनके नाम पे ट्रांसफर नहीं होती है. अभी एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं. आपने शायद देखा होगा कि ये कोविड पीरियड में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई और उनकी फैमिली हो गई, उनको पता ही नहीं है कि उस पैसे कहाँ रखे हैं, क्या रखे हैं और कैसे गुजारा करे. मैं अभी अब एक कोविड के पीरियड का अभी एक मैं एग्जांपल देता हूं. 2016 में एक आदमी के डेथ हो गई. घर वाले परेशान थे, उनको कुछ पता नहीं था. पता चला कि उनके नाम पे कोई लॉकर है बैंक में, तो कुछ करके नॉमिनेशन देख के लॉकर खोलने गए और लॉकर में कितने पैसे मिले पता है आपको? 5 करोड़ लॉकर में मिले. और क्या हुआ, 8 नवंबर 2016 के बाद वो लॉकर खुला और उसमें सब 1000 और 500 नोट्स थे. लॉकर खोलने के बाद पूरे उनके अरमान खाक हो गए. क्यों? किसी को पता ही नहीं था कि एक लॉकर है. तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि हस्बैंड ने कहाँ इन्वेस्ट किया है वो वाइफ को पता नहीं है और वाइफ बेचारी इधर उधर घूमते रहती है. तो अभी हमारे मन में हम क्या सोचते हैं कि विल क्यों बनाओ करके. तो मैं कुछ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन बताता हूं आपको, शायद आपके मन में भी होंगे. हम लोग क्या सोचते हैं कि मैंने मेरे कागज के ऊपर एक विश बना के रखी है और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए बहुत है, ऐसे हम लोग सोचते हैं. वो बात बहुत गलत है. मैं मेरे फादर का फ्लैट है, तो मेरे फादर ने सब भाइयों के साथ बात की है और फादर ने बोला है ये फ्लैट मेरे बाद में ये लड़के को ही मिलेगा. हम सोचते हैं चलो हो गया, मेरे फादर ने मुझे बोला है मेरा फ्लैट मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा. ऐसे भी बातें हो जाती है. और हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारी एफडी है, डीमैट अकाउंट है, बॉन्ड्स है, बहुत सारे हैं एंड मैंने कोई नॉमिनेशन नहीं किया है. आसानी से मेरी वाइफ बैंक में जाएगी, डेथ सर्टिफिकेट देगी और उसके नाम पे पैसा ट्रांसफर हो जाएगा. ऐसे भी लोग सोचते हैं. और हम लोग ऐसे भी सोचते हैं कि
मेरा मेरा एफडी और बैंक अकाउंट जो है मेरा और मेरे वाइफ के दोनों के नाम पे है, जॉइंट नेम पे है, तो मुझे विल बनाने का कोई जरूरत नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा वहम है, मैं बाद में ये पॉइंट कवर कर लूं। और क्या सोचते हैं, ये फ्लैट मेरे नाम पर है, मैंने मेरे खर्चे से लिया है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को सोसाइटी वाले पहचानते हैं, सोसाइटी में मेरी वाइफ जाएगी, उसके नाम पे मेरा फ्लैट ट्रांसफर हो जाएगा। ये भी हमारे वहम रहता है। और हमें ये भी लगता है मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरी मेहनत से सब किया है, मेरे गुजरने के बाद कुछ नहीं होगा, मेरी फैमिली, मेरी प्रॉपर्टी जो है आराम से जिंदगी में गुजारा कर लेगी। और दूसरी गलतफहमी सबके में क्या रहती है, सबसे बड़ी गलतफहमी, कि मैंने मेरा फ्लैट का नॉमिनेशन सोसाइटी में कर दिया है, अभी मुझे विल करने की जरूरत नहीं है, नॉमिनेशन बेसिस पे मेरे वाइफ को और मेरे बेटे को फ्लैट मिल जाएगा, उनको कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी हमारे वहम क्या रहता है, मेरी एग्रीकल्चरल लैंड है कहीं गांव में, मुझे कुछ करना नहीं है, मेरे गुजरने के बाद डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, वो तलाटी है, तहसीलदार मेरे नाम पे मेरी पटवारी मेरे वाइफ के नाम मेरे फाइनेंस ट्रांसफर कर देगी। ये और ऐसे सारे और भी बहुत सारे वहम हमारे रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, मेरी वाइफ को मेरे इन्वेस्टमेंट को कोई पता नहीं है, मेरे वाइफ को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बाद में उसमें मैं क्या करूं। तो मेरी सबके लिए एक सलाह रहेगी कि कोई भी हिंदू हस्बैंड, कोई भी हिंदू मेल हो, उसके हर इन्वेस्टमेंट की जानकारी उसके वाइफ को होना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे क्या करते हैं, अपना कॉन्फिडेंशियल रख देते हैं, किसी को बताते नहीं है, चेकबुक कहाँ रखा पता नहीं है, बैंक बुक कहाँ रखा पता नहीं है। ऐसे मत करना कभी भी। हर चीज में वाइफ को जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे सफर वो होती है कभी भी आदमी का कुछ होने के बाद, और उसको अपने बच्चों की तरफ हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। दूसरी, हम लोगों को क्या लगता है कि मैंने मेरा विल बना दिया है, मेरी वाइफ को विल बनाने का जरूरत नहीं है। ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है, उसके ऊपर मैं बाद में पॉइंट आ जाऊंगा। तो ऐसे सारे हमारे मन में वहम है कि हम, कोई दोस्त बोलता है अरे आपको लड़का नहीं है विल मत बनाओ, अरे आपको एक ही लड़का है, आपको विल की क्या जरूरत है। ये सब जो एडवाइस करते हैं ना, उसके कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए सरकार ने ये जो विल का जो मामला लाया है, ये इसी का मकसद है। अब मैं आपको कुछ विल बनाने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, विल बनाने के वो पॉइंट बताता हूं। विल जो है वो कोई भी अपनी भाषा में, सरल भाषा में बना सकता है। तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी भाषा में बननी चाहिए। और जो विल बनाने वाला है, जिसकी प्रॉपर्टी है, उसको वो समझना चाहिए कि वो क्या लिख रहा है। अगर मान लो कोई आदमी है, उसको इंग्लिश नहीं आता है और कोई इंग्लिश में बना के देगा, वो बेचारा साइन कर देगा, उसको पता भी नहीं रहेगा कि क्या है, तो उसके लैंग्वेज में ये तो वो बहुत बहुत अच्छा रहता है। और वो आदमी को, और कोई ऐसा स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं है विल का। अपने विल का मतलब क्या है, इंटेंट हैज टू बी ऑन पेपर। आई एम रिपीटिंग द वर्ड, द इंटेंट हैज टू बी ऑन पेपर। व्हाट डज इट मीन? That there should be no scope different interpretations after the death of the person, and hence the language of the will has to be very, very specific. Even if the will can be made in a simple format and any format, but is the legal document as per Indian Succession Act. दूसरा चीज, will जो आदमी बनाता है, वो आदमी खुद वो विल के ऊपर साइन करना बहुत जरूरी है। जो विल बनाने वाला है उसको बोलते हैं टेस्टेटर। द टेस्टेटर मस्ट पुट हिज सिग्नेचर ऑन ईच एंड एवरी पेज ऑफ द विल। उसके मैं मायने बताता हूं। एक केस ऐसे केसेस होते हैं कि आदमी विल अपना लास्ट पेज पे बना देता है और उसके बाद में उसके वारसदार वो लोग अपने बीच वाले पेजेस में चेंज करके वो मैटर कोर्ट पे चलते हैं। इसके लिए टेस्टेटर मस्ट साइन ऑन ईच पेज ऑफ द विल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये विल जो है वो 2 विटनेस के सामने साइन करना जरूरी है।
यानी जब मैं विल साइन कर रहा हूं उसी वक्त ये दोनों विटनेसेस ने साइन करना चाहिए। ये विटनेसेस प्रेफरेबली अपने एज से यंगर हो। क्यों? अपना कुछ हो जाए तो ये इनका लाइफ अपने से ज्यादा रह सकता है, इसलिए ये कम उम्र के हो। जब हम लोग विल रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जब हम विल रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो मुझे पता नहीं बाकी स्टेट में, लेकिन मुंबई में वो विल जो है वो टेस्टेडर को रजिस्ट्रार के सामने साइन करना पड़ता है, विटनेसेस को भी उसके सामने साइन करना पड़ता है, उनके फोटो निकलते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा कर दी है गवर्नमेंट ने विटनेस। तो भले विल रजिस्टर हो या ना हो, दोनों विटनेसेस का सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है, आप विल रजिस्टर करो या ना करो, उसके साथ एक मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट डॉक्टर का अटैच करना पड़ता है। मान लो कि मैं आज 17 तारीख है, 17 दिसंबर, मैं आज विल कर रहा हूं, तो वो सर्टिफिकेट जो है ज्यादा से ज्यादा 16 तारीख या 17 तारीख का होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मैं बना रहा हूं उस वक्त मेरी मेंटल हालत एकदम परफेक्ट है। आप रजिस्टर करने को भी जाओगे तो रजिस्ट्रार को मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ता है डॉक्टर का, एक दिन पहले या उसी दिन का लगाना पड़ता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे होता है, केसेस ऐसे भी होते हैं कि मेरे फादर को उनको स्ट्रोक आया था, उनको पता नहीं था, उनको भूल में उनका अंगूठा सिग्नेचर ले लिया, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मेंटली अनस्टेबल थे, तभी उनका सिग्नेचर ले लिया। ऐसे भी कोर्ट में केस चलते हैं। तो ये सब अवॉइड करने के लिए ये सब करना बहुत जरूरी है। आई एम रिपीटिंग वन मोर पॉइंट दैट registration of will is not mandatory as per the law, but it is highly recommended to register the will because it carries the weight when the matter is disputed in the court. But that does not mean that will is perfect, that will be accepted, but it carries a weight कि कोई तो रजिस्ट्रार के सामने जाके विटनेस करके साइन किया है, थोड़ा वेटेज मिलता है कोर्ट में। कुछ विल के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा। अभी ऐसा है कि विल मैं अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का ही बना सकता हूं, यानी मैंने मेरे खुद के पैसे से खरीदे हुए प्रॉपर्टी का ही विल बना सकता हूं। मैं वह जो वसीयत में एंसेस्ट्रल आएगी उसके बारे में बाद में बात करूंगा। अभी मैं विल के लिए यही कहूंगा कि जो मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे मेरे खुद के इनकम से मिली है उसी का मैं वसीयत बना सकता हूं। मान लो मैंने मेरे पैसे से मेरे वाइफ के नाम पे या किसी बेटे के नाम पे अगर फ्लैट लिया हो तो उसके लिए मैं विल नहीं बना सकता हूं, भले भी मेरा उसमें पैसा लगा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात ऐसी है कि द प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी ओन्ड बाय द पर्सन। रेंटेड प्रॉपर्टी का विल बना नहीं सकते हैं अनलेस देयर आर स्पेसिफिक क्लॉजेज इन द रेंट एग्रीमेंट। अब अपनी प्रॉपर्टी दो तरीके की रहती है, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल में क्या आता है? सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड, शेयर्स वगैरह सब मूवेबल आता है। और इमूवेबल क्या आता है? इमूवेबल में लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, वो सब उस इमूवेबल में आते हैं। तो ये सब जो है खुद के नाम पे हो वो उसी के नाम का ही विल बना सकते हैं। अभी दूसरा ऐसा है, मैं जॉइंट अकाउंट के बारे में बाद में बात करूंगा उसके ऊपर। अब मैं आऊंगा स्पेसिफिक के ऊपर। किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मान लो लैंड है या फ्लैट है, तो अगर लैंड आपके नाम पे है तो लैंड के डिटेल्स और पूरे डिटेल्स विल में लिखना बहुत जरूरी है। यानी कि लैंड का ईस्ट वेस्ट में क्या एरिया है, उसकी लैंड का हेक्टर कितना है, हिस्सा नंबर क्या है, सीटीसी नंबर क्या है, मौजे क्या है, पूरा डिटेल लिखना पड़ता है। और क्यों? बाद में जब रजिस्ट्रार के पास हम लोग ट्रांसफर के लिए जाते हैं वो स्पेसिफिक डिटेल्स होना बहुत ही जरूरी है। देयर शुड बी नो एम्बिग्यूटी while transferring the property, and hence whether it is a flat, if it is a flat, one must mention the flat number, the society name, address, share certificate number, everything must be clearly mentioned. कई लोग क्या करते हैं, मेरे बिल्डिंग में 2 फ्लैट है, it is wrong.
बिकॉज आदमी को पता नहीं चलेगा कौन सा फ्लैट किसके नाम पे ट्रांसफर करना है, इसके लिए वो फ्लैट कवर डिटेल लिखना बहुत ही जरूरी है। तो ये डिटेल स्पेसिफिक है। अब क्या होता है कि हर एक आदमी अब हर एक के नाम पे इक्वल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करता है। तो मान लो किसी को अपना कोई ज्यादा हिस्सा किसी को देना है, बेटा या बेटी को, तो उसके लिए रीजन लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब विल का इम्प्लीमेंट होता है, अभी कोई भी लड़का या लड़की डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं कि मुझे कम मिला, उसको ज्यादा मिला है। तो अगर कोर्ट में मैटर गया तो बता सकते कि भाई फादर ने विल में क्लियरली लिखा है कि मेरे बुढ़ापे में ये मेरा लड़का ख्याल कर रहा है, या मेरे को उसने ये मदद की है इसलिए मैं उसको ज्यादा परसेंट दे रहा हूँ। ये सब पॉइंट जो है कोर्ट में बहुत मायने रखते हैं। हालांकि इसका मतलब ऐसे नहीं विल एक्सेप्ट होगा, बट ये पॉइंट बहुत ऐड करते हैं, कभी भी डिस्प्यूट होगा तभी। एंड ऐसे वसीयत बनाना चाहिए कि कल उठ के कोई भी प्रकार की डिस्प्यूट ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूँ। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए किसी के पास भी सेविंग अकाउंट रहता है, बैंक अकाउंट रहते हैं, एफडी रहते हैं, बॉन्ड डीमैट रहते हैं, हर चीज में नॉमिनेशन करना बहुत जरूरी है। भले जॉइंट नाम में भी होगा तो भी नॉमिनेशन करना बहुत जरूरी है। क्यों? मान लो कि किसी कारणवश हस्बैंड वाइफ दोनों के एक साथ में डेथ हो गई और जॉइंट नेम पे एफडी है, तो बैंक वाले कुछ भी पैसा देंगे नहीं, क्योंकि बोलेंगे क्या नॉमिनेशन नहीं है। अगर नॉमिनेशन है तो बैंक हो डीमैट हो, वो सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट मांगते हैं, नॉमिनेशन उनके रिकॉर्ड में है, एक फॉर्म भर के लेते हैं, आपके आधार कार्ड पूछते हैं, पैसा देके मैटर खत्म हो जाता है। कानून ने, आरबीआई एक्ट ने और शेयर के एक्ट में बैंकों को ये मुभा दी है कि एक बार उनके पास नॉमिनेशन है, वो पैसे देंगे, उनको कोई भी कोर्ट में खींच नहीं सकता है। आप बाद में विल लेके जाओ, बैंक मायने नहीं रखेगी, बैंक बोलेगी मेरे रिकॉर्ड में नॉमिनेशन है, मैं पैसा दे दिया, आपको जो करना है करो। और उनको एक्ट के हिसाब से उनको राहत मिली है। तो हर आदमी ने हर अकाउंट में रिव्यू करके नॉमिनेशन करना बहुत जरूरी है। इवन ज्वाइंट नेम होगा तो भी नॉमिनेशन करना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट है कि हस्बैंड एंड वाइफ both must make an independent will. Don't think that once I make a will, my wife doesn't have to make a will. Why? क्योंकि वाइफ का खुद के उसके नाम का उसके पेरेंट के यहाँ से प्रॉपर्टी आया रहेगा और हस्बैंड भी उसके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी बिक्वित करेगा, तो वो प्रॉपर्टी उसको विल कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए उसके लिए वाइफ ने भी विल बनाना जरूरी है। तो जब भी आप विल बनाते हो, husband and wife must make a will simultaneously. That is very very important. अगर कभी कभी क्या होता है कि आदमी अकेला रहता है, औरत अकेली रहती है, तो उन्होंने भी विल बनाना बहुत जरूरी है। वो अपने हिसाब से जिस किसी को चाहिए वो प्रॉपर्टी दे सकती है। What is a will? Will is a wish of a person. He or she can give the property to anyone he or she wishes, not necessarily to its own family members. Then और एक पॉइंट मैं विल के लिए बता दूंगा कि विल में इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिटेल लिखना बहुत जरूरी है, लेकिन बैंक अकाउंट एफडी का वगैरह डिटेल में लिखना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सेविंग अकाउंट बंद हो जाता है, एफडी नंबर चेंज होते रहते हैं। तो विल में आप जनरल लिख सकते हो कि ऑल माय मूवेबल प्रॉपर्टीज सच एज बैंक एफडीज, सेविंग अकाउंट, बॉन्ड्स, विल आई बिक्विट टू सो एंड सो। लेकिन ये सब का रिकॉर्ड एक सेपरेट रजिस्टर में एंट्री करके रखे, या तो एक्सेल में मेंटेन करके रखिए हर डिटेल का। क्यों? आदमी के जाने के बाद वाइफ को पता होना चाहिए कि ये रिकॉर्ड है भाई, उसके मुझे इस हिसाब से काम करना है। अभी बहुत जगह ऐसे होते हैं कि वाइफ को पता नहीं रहता है बैंक का पासबुक कहाँ रखा है, बैंक का चेकबुक कहाँ है, ब्रांच कौन सी है, उसको पता नहीं चलता है। दूसरा चीज मैं बोलता हूं, जो लोग भी लैपटॉप या ऑनलाइन करते हैं, आप उसके यूजर आईडी पासवर्ड वाइफ को दे के रखना। बहुत लोग बैंकिंग जो है
यूज ऑनलाइन करते हैं, उसके यूजर आईडी पासवर्ड कहीं पे नोट करके वाइफ को देके रखना, क्योंकि वाइफ इज द फर्स्ट सफरर अमंग्स एवरीथिंग, बिकॉज शी शुड नॉट बी लुकिंग एट चिल्ड्रंस प्ले फेस टू फॉर मनी, शी शुड बी इंडिपेंडेंट, एंड हेंस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाइफ को अपने हर चीज की मालूमात, यूजर आईडी, बहुत लोगों का ऐसे होता है उनका लैपटॉप पे है लेकिन यूजर आईडी पासवर्ड पता नहीं है, वो मशीन चालू कैसे करे, डिटेल कैसे निकाले, हार्ड कॉपी में कुछ नहीं रखा है, ये ऐसे होता है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, कोविड के पीरियड में एक 35 इयर्स का आदमी गुजर गया, यंग एनर्जेटिक यंग एग्जीक्यूटिव, उसकी प्रॉपर्टी 15 करोड़ की थी, उसने विल नहीं बनाया और कोविड में चला गया। हिज वाइफ and his father 65 years have been going pillar to post to the wealth management company where his wealth was being managed कि कैसे भी करके हमको हेल्प करो, इतना पैसा है लेकिन हम लोग को गुजारा करने के लिए पैसा नहीं हाथ में, तो इसके लिए सब चीजें बहुत ही मायने रखते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि विल, इट इज नॉट मैंडेटरी टू रजिस्टर द विल, बट इट इज प्रेफरेबल टू रजिस्टर द विल, और विल कैन बी मेड every second day or every second will can be made, any number of wills can be made, but the latest will made as per the law, that means signature of the testator, witnesses, every and medical certificate, the latest will, even if it is not registered, will be accepted as the final will. पहले आपने भले और will register किया हो उसके कोई मायने नहीं रखेगा, लेकिन final will दूसरा चीज, जब भी कभी will बनाएंगे उसकी ओरिजिनल keep it safe in a bank locker and inform your wife that I have kept the will in a bank locker, or your wife should also keep in a bank locker. Remember, these are very very important points, क्योंकि बाद में पता नहीं चलता will बना है लेकिन रखा कहाँ है, सिक्रेटिव रहने से कुछ फायदा नहीं होता इस चीज में। दूसरा चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब will बनाते हैं तो किसी को एग्जीक्यूटर बना पड़ता है। एग्जीक्यूटर यानी क्या कि अपने बाद में ये जो आदमी है, औरत है, वो मेरे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। एग्जीक्यूटर कैन बी योर वाइफ ऑल्सो, बेनिफिशियरी ऑल्सो, और यू कैन कीप योर फ्रेंड एज ए एग्जीक्यूटर, प्रेफरेबली हु इज यंगर टू यू। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एग्जीक्यूटर रहना बहुत ही जरूरी होता है। तो अभी मैं कुछ प्रैक्टिकल सजेशन दूंगा जो मैं पहले भी बताया है। प्रैक्टिकल है, नॉन बाइंडिंग सजेशंस है कि always first protect your wife, that is very important. What I would always suggest, I would suggest, not binding, to bequeath your property first to your wife and then to your children. That is very very important, because उसकी हालत कल ऐसी नहीं होनी चाहिए उसको उसके हाथ में कुछ भी नहीं है और उसको पता भी नहीं मैं अभी क्या करूं, या उसकी हालत बेटे घर से निकालने नहीं चाहिए। तो इसलिए please ensure that the majority, if not full majority of the property is transferred to wife and then to the children. और कैसे कर सकते हैं कि क्रॉस प्रॉपर्टी, यानी हस्बैंड लिखेगा कि मेरे पास प्रॉपर्टी मेरे वाइफ को जाएगी और मेरे वाइफ के बाद मेरे बेटों को जाएगी। वाइफ क्या लिखेगी, मेरे अगर मैं गुजर गई तो मेरी प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड को जाएगी और मेरे हस्बैंड उनको देंगे। तो क्रॉस रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि किसी का निधन कभी भी हो सकता है, कभी हस्बैंड का पहले हो सकता है, कभी वाइफ का पहले हो सकता है। तो ये क्रॉस होना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज, मैं एक नॉन बाइंडिंग सजेशन दूंगा कि नॉन बाइंडिंग, हाँ, एंड डोंट मिसअंडरस्टैंड, कोई भी एक फ्लैट दो बच्चों के नाम पे कभी मत करना। 2 फ्लैट है तो 2 अलग अलग बेटों के नाम पे कर देना। क्यों? कल उठ के एक को लगेगा मुझे फ्लैट बेचना है, दूसरे को बोलेगा मुझे फ्लैट नहीं बेचना है, तो उसमें उनकी डिस्प्यूट हो सकती है। तो एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू कीप अ सेपरेट प्रॉपर्टी इन सच ए वे दैट एक दूसरे को आमने सामने डिस्प्यूट करने की जरूरत ना पड़े। अगर कभी कभी ऐसे होता है कि हर आदमी को अपने बच्चों को समान समान प्रॉपर्टी देनी होती है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी के पास ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, किसी के पास कैश कम हो, किसी के पास कैश ज्यादा हो और इमूवेबल प्रॉपर्टी कम हो, तो उसमें भी इक्विलिब्रियम करके वो कर सकते हैं। देयर आर वेज एंड मीन्स टू डू इट।
और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं, कोई लोगों को पसंद नहीं आएगा कि डोंट ट्रांसफर योर प्रॉपर्टी टू योर चिल्ड्रन व्हेन यू आर अलाइव. आई एम सॉरी टू मेक दिस स्टेटमेंट, but very important point, when you are alive, please keep property in your name. Anything afterwards only. भयका में आके, इमोशन में आके ये गलत लोग स्टेप उठाते हैं, उनको बाद में पछता हो जाता है. जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो सेविंग अकाउंट है, शेयर्स अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, उसके सारे डिटेल एक रजिस्टर में लिख के रखिए. बहुत काम में आता है. अभी दूसरा चीज है, अगर अपने क्रेडिट कार्ड हो या कुछ हो तो उसके भी डिटेल लिख के रखिए. क्या होता है, आदमी नेट सेवी आदमी क्रेडिट कार्ड लेफ्ट राइट साइड यूज करते हैं, 8-8 लाख 10-10 लाख लिमिट रहता है, और घर में और उसका जो बिल है वो ईमेल पे आता है, किसी को पता नहीं उसका ईमेल आईडी, और वो क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट होके इंटरेस्ट इनके आता है, और बैंक वाला दरवाजे पे खड़ा रह जाता है कि भाई तुम्हारा आदमी का क्रेडिट कार्ड था, हमको पैसा चाहिए, कुछ ना कुछ करते. तो इसके लिए वो डिटेल भी फाइल किया रहना जरूरी है कि इसका क्रेडिट कार्ड है, पूछना ना चाहिए वो इसका ड्यू डेट क्या है, उसका पेमेंट करो. ये छोटी छोटी बहुत चीज मायने रखते हैं आज की तारीख में. अब मैं पॉइंट पे आता हूँ. ये बगैर विल की बात. अभी विल जब एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है, यानी आदमी गुजरने के बाद जो वसीयत पड़ी जाती है, तो ये वसीयत जो है इजीली कहीं पे एक्सेप्ट नहीं होती है. उसके लिए प्रोबेट लेना पड़ता है कोर्ट से. ये प्रोबेट कभी लगता है, अगर प्रॉपर्टी, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी फ्लैट हो, लैंड हो, ये मुंबई में हो या चेन्नई में हो या कोलकाता में हो, तभी ही प्रोबेट लगता है. बाकी कभी प्रोबेट की कानून में व्यवस्था नहीं है. तो ये भी आप ध्यान, क्योंकि बहुत सारे अगर मुंबई में रहते हो तो कभी भी सोसाइटी बोलेगी कि भाई ये विल रजिस्टर होगा तो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप कोर्ट से प्रोबेट लेके आओ. तो कोर्ट में प्रोबेट का मतलब क्या होता है कि ये विल जेन्युइन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक बार कोर्ट ये बता देवे तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई तकलीफ नहीं आती है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और प्रोबेट जनरली टेक्स मैक्सिमम 6 मंथ्स. फॉर्मेट दिया है इंडियन सक्सेशन एक्ट में एप्लीकेशन का, और जो कोर्ट देगा उसका भी फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट से सब चलता है. दूसरा, मैं एक एडवाइस करूंगा आपको कि रिव्यू योर विल एवरी 3 years, 2 to 3. व्हाई? Because you buy some new property, you sell some property, there could be changes, and those changes should be incorporated in the will. क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी का जिक्र उसमें नहीं किया है तो समझ समान जाती है. Because assume that there is no will unless you are specifically mentioned that if I buy any immovable property or any new bank account opened and which is not specified, will go to my wife. ऐसा अगर कुछ लिखा नहीं रहेगा तो बाद में उसके समान हिस्से हो जाएंगे. तो अभी ये विल के ऊपर पॉइंट हो गए हैं. तो मैं किसी को भी सलाह दूंगा कि भगवान के भरोसे मत छोड़िए, विल बना के रजिस्टर कीजिए, और अपनी फैमिली, अपने बाद में अपनी फैमिली को अपनी कष्ट की कमाई की जो प्रॉपर्टी है वो स्मूथली ट्रांसफर होनी चाहिए. अब मैं आता हूं अब इफ अ हिंदू सक्सेशन एक्ट के ऊपर, यानी कि अ पर्सन डाइज विदाउट मेकिंग अ विल. नाउ जस्ट 1 minute before I could go to the topic on person dying without will, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैंने नॉमिनेशन कर दिया है तो हो जाएगा. नहीं, नॉमिनेशन में सिर्फ शेयर ट्रांसफर होता है, टाइटल डीड ट्रांसफर नहीं होता है. वो टाइटल डीड कभी ट्रांसफर होता है, उसका विल हो, प्रोबेट हो तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो ये गलतफहमी में नहीं रहना है, इसके लिए विल होना बहुत ही जरूरी है. और अभी सेक्शन 154B में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत परफेक्ट प्रोविजन ला के रखा है कि किस किस हिसाब से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, वो पॉइंट में बाद में कवर कर लूंगा. तो अब मैं आता हूं इफ अबाउट अ पर्सन डाइंग विदाउट अ विल. नाउ इफ अ हिंदू मेल dies without making a will,
his property gets transferred as per the Hindu Succession Act 1956 and Hindu Succession Act 2005. इन 2005 में क्या हो गया कि बेटियों को भी समान हक मिला है अपने ब्रदर्स के साथ। उसके ऊपर में मैं बाद में आऊंगा उसके ऊपर। तो वो प्रॉपर्टी, अभी मान लो आदमी ने उसके नाम पे उसकी समाई हुई पैसे है, प्रॉपर्टी है, उसने विल नहीं बनाया, नॉमिनेशन ने कुछ भी नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है उसके मदर अगर हयात होगी तो उसकी वाइफ, उसके बेटे बेटी सबको समान प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, कानून में ऐसे लिखा हुआ है। अगर ये फर्स्ट लेवल है, बाद में सेकंड लेवल थर्ड लेवल में उसमें नहीं जाऊंगा, बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फर्स्ट लेवल लीगल एयर जो बोलते हैं, मदर इफ ही इज अलाइव, वाइफ एंड ऑल द चिल्ड्रन दैट इज सन्स एंड डॉटर्स को भी पूरा हक दिया हुआ है। अब दूसरा एक पॉइंट है कि अगर आदमी का फ्लैट है ज्वाइंट नाम पे है, यानी आदमी ए और बी है, ए इज अ मेल, बी इज अ फीमेल विच इज हिज वाइफ। नाउ अभी उसमें बंटवारा कैसे होगा? उसके शेयर का ही बंटवारा होगा कि वाइफ का शेयर 50% एज्यूम किया जाता है कानून के हिसाब से, उसके शेयर का ही बंटवारा होता है। अगर 3 नाम पे हो तो वो जो आदमी गुजरा है उसका 1/3 शेयर कंसिडर किया जाता है और उसका शेयर उसकी वाइफ, मदर और बच्चे लोग को जाता है। और अभी कभी ऐसे होता है कि आदमी के पास पुश्तों की प्रॉपर्टी रहती है, यानी एंसेस्टर की प्रॉपर्टी, यानी फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, उसका डिवीजन हुआ रहता है या डिवीजन नहीं होता है, तो उस डिवीजन में, वो डिवीजन हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से ही होता है, दूसरे कोई कानून से होता नहीं है। और क्या होता है, ये जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी में क्या है कि वो जो फादर की तरफ से जो जनरेशन आती है उसमें बाय बर्थ को राइट मिलता है, यानी जिस वक्त लड़का लड़की पैदा होती है उस वक्त वो 3rd जनरेशन तक का उसका हक उसमें अदा हो जाता है, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट द शेयर। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिंदू वीमेन के लिए। ओके, हमारे भारतवर्ष में क्या लगता है कि वीमेन आर ऑलवेज डिप्राइव्ड, वीमेन हैव नो राइट्स, दे आर ऑलवेज गेटिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बट ऐसा नहीं है। हिंदू सक्सेशन एक्ट और ऐसा है कि अगर हिंदू वुमन हो, उसको मान लो उसके हस्बैंड से प्रॉपर्टी मिली हो या उसके हस्बैंड के जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी मिली हो या उसके मदर के साइड से प्रॉपर्टी मिली हो, उसके लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट का कोई भी कानून लागू नहीं होता है। वो अपने हिसाब से विल बना के वो प्रॉपर्टी कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ये जो बंधन सब है वो हिंदू मेल के लिए है, लेकिन वुमन के लिए कोई भी बंधन नहीं है। मैं वो रिपीट करता हूं, हिंदू वुमन को अगर हस्बैंड से कोई प्रॉपर्टी आई हो या उसके पेरेंट्स से कोई फोरफादर आई हो या उसके मदर से कोई प्रॉपर्टी आई तरफ से आई हो या उसकी खुद की आई हो, तो उसके लिए कोई बंधन नहीं है। वो उस प्रॉपर्टी का विल जो चाहे बना के किसी को भी दे सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिंदू वुमन के लिए। और उसका खुद का इनकम का तो कैसे भी कर सकती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैंने पहले बताया कि 3 जनरेशन जो कैसी प्रॉपर्टी जाती है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। एंसेस्टर के बाद सन एंड डॉटर, उसके बाद में सन्स डॉटर, उसके बाद में सन और डॉटर, और सन्स डॉटर, सन और डॉटर। सिमिलरली डॉटर होगी तो डॉटर सन, डॉटर्स डॉटर, देन डॉटर सन डॉटर और डॉटर सन डॉटर। तो ये 3 तक चले जाती है। अब इसमें ऐसा है, अगर डॉटर ने किसी दूसरे रिलीजन में मैरिज किया हो, मान लो उसने किसी पारसी या मुस्लिम या कैथलिक से शादी किया हो, तो भी उसको बाय बर्थ का जो राइट है फादर का प्रॉपर्टी मिलेगा,
लेकिन अगर वो है नहीं है तो उसके बेटों को वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी. Why? Because they are not Hindu by the birth. That her daughter will get, but if she is not alive, her children will not get because they are not Hindus and they are not born Hindus. That is the important point one has to remember. पहले मैंने आपको जो बताया कि सेक्शन 154B महाराष्ट्र सरकार ने एमसीएस एक्ट में प्रोविजनल मेंबर का कंसेप्ट लाया है. तो उसमें ना एक बहुत अच्छा प्रोविजन लाया. मैं प्रोविजन पढ़ के बताता हूं. तो आई विल टेल यू इन सिंपल लॉजिक कि टू गेट द ओनरशिप ऑफ यूर प्रॉपर्टी एंड यूर प्रॉपर्टी अ सक्सेस. तो वो प्रोविजनल मेंबर के क्या लिखते हैं कि अगर आपके पास नॉमिनेशन हो तो आपको प्रोविजनल मेंबरशिप मिलेगी, लेकिन आपको टाइटल ट्रांसफर करना है तो आपको वसीयत प्रोड्यूस करना पड़ता है. दैट इज विल विथ अ प्रोबेट सबमिट करना पड़ता है. या अगर वसीयत नहीं बनाई हो तो कोई फैमिली अरेंजमेंट सबमिट करना पड़ता है. फैमिली अरेंजमेंट इज नथिंग बट अ रिलीज डीड गिवन इन फेवर ऑफ पीपल और फैमिली अरेंजमेंट वेयर बाय दे the family agrees to share the property in an agreed manner. या तो there should be this succession certificate लाना पड़ता है. succession certificate और letter of legal heirship. अब succession certificate is for movable property, legal heirship certificate is used for immovable property. But in some places succession certificate is also used for immovable property. In some state they use it like that. But generally the intent of succession certificate is for movable property. तो अगर ये will प्रोड्यूस करेंगे या फैमिली में प्रोड्यूस करेंगे ड्यूली रजिस्टर्ड या लीगल सर्टिफिकेट होगा तो ही टाइटल ट्रांसफर हो जाता है. नहीं तो टाइटल ट्रांसफर नहीं होता है. सिर्फ शेयर पे नाम ट्रांसफर करने से प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते हैं. तो ये जो मैं आपको सेक्शन 150 और B13 का प्रोविजन बोल रहा था वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं. इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ फ्लैट इन हाउसिंग सोसाइटी, ए सक्सेशन सर्टिफिकेट स्ट्रोक लीगल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड इन फेवर ऑफ द लीगल हेयर, और बी अ फैमिली अरेंजमेंट ड्यूली रजिस्टर्ड विथ अप्रूव्ड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड. इन अदर स्टेट subject to that state requirement, succession certificate is required to transfer or immovable property. Now, I am coming to the next point now. मैंने आपको पहले बताया कि क्यों नॉमिनेशन करना जरूरी है. कि अगर बैंक अकाउंट है, एफडी है, कुछ है, अगर नॉमिनेशन नहीं है तो पैसा सामने दिखेगा लेकिन हाथ में पैसा नहीं मिलेगा. बैंक बोलेगी विल लेके आओ, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ, उसी वक्त हम लोग पैसा दे देंगे. अब मैं जैसे मैंने आपको बताया कि 9 सितंबर 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट आया है. अभी 9 सितंबर 2005 से अमेंडमेंट आया है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बेटियों को, लड़कियों को उतना ही हक है जितना उनके भाइयों का है. इसके ऊपर से 2020 तक अलग अलग कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट दिए हैं, लेकिन 2020 में बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का. सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि 9 सितंबर 2005 को अगर फादर जिंदा हो ना हो, अगर उस दिन पे बेटी जिंदा हो ना हो, अगर उस दिन पे बेटी का जन्म हुआ हो ना हो, बेटी को उसमें अधिकार मिलेगा. ओके, लेकिन उसमें एक ही है, अगर कुछ डेट एंड दिसंबर 2004 की पर्टिकुलर डेट के पहले अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई हो तो उसमें बेटी को हक नहीं मिलेगा. लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ हो तो बेटियों को अधिकार मिलेगा. तो ये जजमेंट के बाद और ये अमेंडमेंट के बाद कोर्ट में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं. भाई बहन झगड़ रहे हैं कोर्ट में कि भाई मुझे हक मिलना चाहिए था, मुझे मिला नहीं है. ये सब हो रहा है. तो ये बहुत, और ये जजमेंट बहुत बड़ी मायने रखती है. 11 अगस्त 2020 का जजमेंट है, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा. और अब एक दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा कि अगर मान लो मुझे मेरे फादर की प्रॉपर्टी मिली है, मेरे फादर ने मुझे विल नहीं बनाई है लेकिन मुझे प्रॉपर्टी मिली है, तो वह प्रॉपर्टी का पूरा मालिक नहीं रहता हूं. उसमें
मेरे को पार्टनर है उनका भी उसमें शेयर रहता है, मेरे बेटियों का भी शेयर रहता है। ये प्रॉपर्टी मैं इजीली बेच नहीं सकता हूँ उनके परमिशन के बिना। और देयर आर प्रोविजंस कि भाई कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई कर्जा हो, वैलिड रीजन हो तो ये बेच सकते हैं, नहीं तो उनके परमिशन के बिना आदमी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता है। तो मान लो अभी अगर पार्टीशन में क्या होता है, हर एक को जो शेयर जाता है, अभी मेरा जो शेयर है तो मेरा शेयर किसको जाएगा? मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, मेरा बेटा बेटी को जाएगा। और मेरा जो शेयर रहेगा मेरा खुद का डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें ही सिर्फ मेरा हक रहेगा और उसका ही मैं विल बना सकता हूं। आई रिपीट दिस, मान लो कि मैं मेरे हयाती में मेरे पुश्तों की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है और उसमें मुझे कुछ हिस्सा मिला है, तो वो जो मेरा हिस्सा मिला उसका मैं पूरा हकदार नहीं हूं, उसमें हकदार जो है मेरे को पार्टनर जो है वो है। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन होके जो मुझे शेयर मिलेगा उसी शेयर का मैं विल बना सकता हूं, मुझे चाहे दे सकता हूं। दूसरा है कि एचयूएफ प्रॉपर्टी जो रहती है, द हेड ऑफ द फैमिली कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी अनलेस देयर इज द मेडिकल एक्सीजेंसी। अब ऐसा है कि झगड़े कब शुरू हो जाते हैं? अगर विल नहीं बनाया है तो झगड़े शुरू हो जाते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और लोग कोर्ट में झगड़ते रहते हैं। आई वुड रिकमेंड पीपल कि कोर्ट का रास्ता मत अपनाइए। आपको पता होगा कि जैसे हेमंत सर ने बताया, मोफिसल एरिया में 90% केसेस आर ऑन प्रॉपर्टी। मुंबई में, बॉम्बे हाईकोर्ट में हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन रहता है जिस दिन ये सब वसीयत के केसेस सुने जाते हैं। लोग सालों साल कोर्ट में आके बैठते हैं, उनको प्रॉपर्टी मिलती नहीं है। तो फैमिली में कितने भी डिस्प्यूट हो, फैमिली अरेंजमेंट करके कुछ शेयर छोड़ के देके सेटल करके रजिस्ट्रेशन करके करना ही बहुत उचित होगा किसी के लिए भी। नहीं तो क्या होता है, सालों साल झगड़ते रहते हैं, ना अपने को उसका फायदा होता है ना अपने बेटों के फायदा नहीं होता है। और जैसे जैसे फैमिली बढ़ते जाते हैं कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं, इसलिए फैमिली अरेंजमेंट करके सेटल करना बहुत ही अच्छा रहता है। कोर्ट में गए तो सालों साल लग जाते हैं। अब इसमें ऐसा भी है कि कोई एडवाइस करते कि अपनी प्रॉपर्टी की ट्रस्ट बना के रखिए, लेकिन ट्रस्ट में क्या है, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे तो स्टैंप ड्यूटी लगती है। लेकिन आप अगर ट्रस्ट के नाम पे आप अगर एफडी करा लेते हो तो उसके ऊपर कुछ ये नहीं लगता है। लोग क्यों एडवाइस करते हैं ट्रस्ट बनाने का? ताकि कल कुछ भी कहीं पे भी आपने कुछ फ्रॉड किया हो, कुछ किया हो, या कोई भी किसी कारणवश कुछ जब्ती आ जाए तो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी पे कोई हाथ नहीं लगाता है। इसके लिए एडवाइस करते हैं कि ट्रस्ट बना के रखिए, तो कल उठ के कुछ एक्सीजेंसी आवे तो उसमें किसी का भी हक नहीं आता है। अब इनकम टैक्स में क्या होता है कि इनकम टैक्स में आदमी गुजरने के बाद कोई भी तो लीगल हेयर जो बोलते हैं, जो विल बना है मान लो और आदमी गुजर गया, तो आदमी का इनकम तो चलते रहता है। तो एग्जीक्यूटर ऑफ द विल हैज टू ऑब्टेन अ सेपरेट पैन नंबर। इनकम टैक्स की डिटेल रिक्वायरमेंट है कि फलाना फलाना डॉक्यूमेंट सबमिट करो, तो उसके लिए लीगल हेयर के लिए एक सेपरेट पैन नंबर दिया जाता है। उसके अंदर जब तक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती उसका इनकम रिटर्न भरना पड़ता है और उसके ऊपर इनकम टैक्स भरना पड़ता है। किसी को अपने खिस्से से नहीं भरना पड़ता है, वो जो आदमी की प्रॉपर्टी है उसमें से ही वो इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो इन ब्रीफ I wanted to explain about the will and intestate, that is a person dying without a will. But my suggestion that every person must make a will. Don't delay. Do it today or tomorrow. You can change any number of times. And secondly, in case if there is an ancestral property, please don't go to court. सालों साल चले जाते हैं, प्रॉपर्टी का फायदा नहीं होता है। So in a nutshell, I wanted to explain this about will and intestate property. Hemant sir, over to you now. Thank you, Mahadev sir.
for detailed knowledge sharing in simple language.